हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में धार्मिक और राजनीतिक हलकों में हलचल तब तेज हो गई जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर प्रतिक्रिया दी और योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए बयान दिया। यह मामला पॉक्सो अधिनियम के उल्लेख को लेकर सामने आया है, जिसने विवाद को और गहरा कर दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और धार्मिक मंच से कही गई बातों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। उन्होंने इसे साजिश करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला तब तूल पकड़ गया जब उनके एक प्रवचन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और उसके आधार पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि धार्मिक नेतृत्व और प्रशासन आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच की दिशा क्या रहती है और प्रशासन इस संवेदनशील मुद्दे को किस तरह संतुलित तरीके से संभालता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में केवाईसी और री-केवाईसी के नाम पर हो रहे साइबर धोखाधड़ी के मामलों को लेकर देशवासियों को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि तकनीक जितनी सुविधा दे रही है उतनी ही सावधानी की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि बैंक या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन कॉल पर व्यक्तिगत जानकारी या ओटीपी नहीं मांगती। नागरिकों को अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचना चाहिए। पिछले कुछ महीनों में री-केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों से ठगी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसमें बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। सरकार ने साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि डिजिटल लेन देन में सुविधा के साथ सुरक्षा को भी प्राथमिकता दें, ताकि किसी भी तरह की आर्थिक क्षति से बचा जा सके। चलिए अगला अपडेट देखिए। बहराइच जिले में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही यहां 100 प्रशिक्षु छात्राओं के लिए नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। यह केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार भवन, प्रयोगशाला और छात्रावास की सुविधाएं अंतिम चरण में हैं। आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति भी की जा रही है। अब तक जिले की छात्राओं को प्रशिक्षण के लिए अन्य शहरों का रुख करना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त लागत आती थी। इस नए केंद्र के शुरू होने से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ेगी और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इससे मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। और एक और बड़ा अपडेट, भारतीय मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र को देखते हुए 10 राज्यों में भारी वर्षा और तेज आंधी का अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने और किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव और नमी की मात्रा बढ़ने के संकेत मिल रहे थे, जिसके बाद यह चेतावनी जारी की गई। प्रशासन ने भी आपदा प्रबंधन टीमों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, देवरिया में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिसमें करोड़ों रुपए के वेतन भुगतान का खुलासा हुआ है। जांच में हाईकोर्ट के आदेशों के दुरुपयोग की बात भी सामने आई है। एसटीएफ ने कई संदिग्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की और पाया कि नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं। बताया जा रहा है कि वर्षों से कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर वेतन उठा रहे थे, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। इस मामले ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और व्यापक जांच के संकेत मिल रहे हैं। अब संबंधित अधिकारियों और लाभार्थियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है, ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। और खबरों में आगे बढ़ें, इससे पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उस समय भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई जब योगी आदित्यनाथ और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री के काफिले एक ही रूट से गुजरे। वीआईपी मूवमेंट के चलते कई प्रमुख सड़कों पर आम लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कुछ मार्गों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, जिससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारी और स्कूल वाहन प्रभावित हुए। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के स्वागत और उच्च स्तरीय बैठकों के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अचानक बढ़े दबाव से जाम की स्थिति बन गई। घंटों तक फंसे लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई, जिसके बाद प्रशासन ने भविष्य में बेहतर समन्वय का आश्वासन दिया है।
चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक शिक्षक ने भौतिकी प्रश्नपत्र के कठिन स्तर के खिलाफ जनहित याचिका दायर की है। यह याचिका परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों की जटिलता को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रश्नपत्र में कई सवाल निर्धारित सिलेबस से बाहर और अत्यधिक कठिन स्तर के थे, जिससे छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ा। पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक और अनुप्रयोग आधारित प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है, ताकि छात्रों की अवधारणात्मक समझ परख सकें। मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है और बोर्ड से जवाब मांगा गया है। यदि अदालत इस पर कोई निर्देश जारी करती है तो आने वाले वर्षों की परीक्षा पद्धति में बदलाव संभव हो सकता है। और एक और बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत और मेरठ मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आधुनिक परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलने की बात कही गई। यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज, सुरक्षित और समयबद्ध यात्रा का विकल्प प्रदान करेगा। परियोजना का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा समय को काफी कम करना है, जिससे लाखों यात्रियों को प्रतिदिन लाभ मिलेगा। सरकार का कहना है कि ये पहल क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में सहायक होगी। परिवहन विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की रैपिड रेल प्रणाली भविष्य के शहरी विकास की दिशा तय करेगी। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा। इसे लेकर खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह ग्रहण निर्धारित तिथि पर आंशिक रूप से दिखाई देगा। बताया जा रहा है कि भारत में ये ग्रहण सीमित समय के लिए दृश्य होगा और कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक स्पष्ट रहेगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल को लेकर भी परंपरागत मान्यताओं के अनुसार विशेष सावधानियां बरती जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक खगोलीय घटना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। खगोल प्रेमियों के लिए ये अवसर आकाशीय गतिविधियों को समझने और देखने का खास मौका रहेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। अंबाला से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है कि यदि यात्री ट्रेन छूट जाने पर बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहें तो अब उन्हें विशेष सुविधा मिल सकती है। रेलवे ने आरएसी यात्रियों को भी इस व्यवस्था का लाभ देने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। नई प्रणाली के तहत यात्री निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने बोर्डिंग स्टेशन में परिवर्तन कर सकते हैं। पहले यह सुविधा सीमित परिस्थितियों में ही उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे अधिक व्यावहारिक बनाया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों की असुविधा कम होगी और खाली सीटों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। यह कदम यात्रियों को लचीला विकल्प देने और यात्रा अनुभव को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। चंडीगढ़ में एक 17 वर्ष की कनिष्का बिष्ट ने पिछले 13 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहते हुए सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में भाग लिया, वो भी स्ट्रेचर पर लेटे और ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ। ये एक अद्भुत और प्रेरणादायी मिसाल बनी है। कनिष्का गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उसने अपने शिक्षकों और परिवार की प्रेरणा से परीक्षा देने का कठिन निर्णय लिया। डॉक्टरों और मेडिकल टीम की देखरेख में उसने प्रश्नपत्र हल किया। परिवार ने बताया कि कठिनाइयों के बावजूद उसके आत्मविश्वास और लगन को देखकर सभी हैरान हैं। उसने ये संदेश भी दिया कि किसी भी कठिनाई के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। स्कूल प्रशासन और चिकित्सकों ने इस कार्य को असाधारण बताया और उसकी हिम्मत को सलाम किया है। अब उसकी सफलता और परिणामों का इंतजार सभी को है, ताकि उसके संघर्ष और समर्पण को उचित सम्मान मिल सके। और वहीं दूसरी ओर सीबीएसई 10वीं कक्षा के गणित के पेपर को लेकर एक और जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ऋतिक मिश्रा ने जेईई मेंस की तरह अंक निर्धारण में नरमी की अपील की है। याचिका में कहा गया है कि पेपर अपेक्षा से कठिन था और छात्रों की सामान्य तैयारी स्तर से परे सवाल पूछे गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि वे विषयानुसार कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए एक उचित और सहानुभूतिपूर्ण अंक निर्धारण सुनिश्चित करें, ताकि छात्रों को अनुचित परिणाम का सामना न करना पड़े। बोर्ड परीक्षाओं में अंक निर्धारण को लेकर यह मामला शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गया है। पिछले वर्षों में भी कई बार छात्रों की कठिनाई और प्रश्नों के स्तर को लेकर सामाजिक एवं न्यायिक विमर्श हुआ है। अब इस याचिका पर अदालत कब और क्या निर्णय देती है, ये इंतजार का विषय बना हुआ है। देखिए दोस्तों, एक तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बड़ा राजनीतिक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे दोनों उप मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करते हैं कि वे अपने 100 विधायक साथ लाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावा करें। अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के विधायक दल के समर्थन पर भरोसा जताते हुए कहा कि एकता और विश्वास से ही सुशासन संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके बीच समान विचारधारा और नेतृत्व क्षमता है तो उन्हें सीएम पद के लिए आगे आना चाहिए। यह बयान राजनीतिक परिदृश्य में हलचल पैदा कर रहा है और आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना रहा है। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को रणनीतिक तरीके से पार्टी नेतृत्व को मजबूती देने के प्रयास के रूप में देख रहे हैं। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें।
दोस्तों, बलिया रेलवे स्टेशन पर सीआईबी टीम ने बड़ी शराब खेप को ट्रेन से जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई राज्य के भीतर अवैध शराब परिवहन को रोकने के लिए की गई थी। स्टेशन पर जब्त की गई शराब की मात्रा काफी अधिक बताई जा रही है। रेल सुरक्षा बल और सीआईबी टीम ने इस कार्रवाई में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि इस खेप की तस्करी भीड़भाड़ वाले इलाकों में अवैध बिक्री के उद्देश्य से की जा रही थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई प्रदेश में कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अवैध शराब से होने वाली दुर्घटनाएं और अपराधों में वृद्धि होती है। अब जांच टीम इस खेप के स्रोत और नेटवर्क तक पहुंचने के प्रयास में है, ताकि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। और खबरों में आगे बढ़ें, इससे पहले अलीगढ़ में बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत ये संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से ये ट्रेन गुजरेगी, जिससे प्रदेश का परिवहन नेटवर्क और तेज होगा। इस परियोजना का लक्ष्य है यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और समयबद्ध यात्रा विकल्प प्रदान करना। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च गति रेल से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। अब यह देखना होगा कि 12 शहरों में किन किन मार्गों पर यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी और इसके लिए कौन सी तकनीकी तैयारियां आवश्यक हैं। योजना के अगले चरणों में विस्तृत सर्वे और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कार्यगत रूप से क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के SIR योजना के तहत आधे से अधिक नोटिफिकेशन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है और अब पंजीकरण करवाने वाले हितग्राहियों को 3 मार्च तक अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी संबंधित विभाग ने जारी किया है। बता दें कि यह योजना राज्य के किसानों और ग्रामीण परिवारों के बैंक खातों में लाभार्थी राशि सीधे पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, ताकि फिजिकल हस्तांतरण में होने वाली देरी और गड़बड़ियों से बचा जा सके। अब तक 50% से अधिक नोटिस सफलतापूर्वक निपटाए जा चुके हैं, किंतु बचे हुए लोगों को समय सीमा के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। आधिकारिक अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो लोग अंतिम तिथि के बाद आवेदन करेंगे, उन्हें लाभ में शामिल होने में कठिनाइयां हो सकती हैं। इसलिए विभाग ने संबंधित नागरिकों को अंतिम तिथि से पहले अपना पंजीकरण पूरा करने की अपील की है, ताकि वे सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें। और वहीं बाराबंकी में 10वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान 3 छात्राएं बीमार पड़ गईं, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से CHC यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ये घटना परीक्षा केंद्र के बाहर तब हुई जब वे पेपर हल कर चुकी थीं और बाहर निकली थीं। परिवार के सदस्यों के अनुसार मौसम की तीव्र गर्मी तथा तनाव के चलते उनकी सेहत बिगड़ गई, जिसके बाद तुरंत प्राथमिक चिकित्सा और परामर्श देने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि तीनों छात्राओं को फिलहाल निगरानी में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है। परीक्षा प्रबंधकों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए मेडिकल टीमों की उपस्थिति अनिवार्य रखी जाती है, जिससे किसी भी स्वास्थ्य समस्या का त्वरित समाधान हो सके। अब अभिभावक और विद्यालय प्रशासन दोनों ने ये सुनिश्चित करने की बात कही है कि भविष्य में छात्रों को पर्याप्त पानी, छाया और स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध हो, ताकि इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके। चलिए, अगली खबर आ रही है, देखिए। भारतीय सरकार जल्द ही विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों और यात्रियों के लिए ग्लोबल टोल फ्री पासपोर्ट हेल्पलाइन सेवा वन कॉल होम लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस सेवा का उद्देश्य विदेशों में किसी भी आपात स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध कराना है। विदेशीय मोर्चे पर यह सेवा ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी जिन्हें पासपोर्ट से जुड़ी सहायता की तत्काल आवश्यकता होती है, जैसे दस्तावेज खो जाना, आप्रवास संबंधी सलाह या सुरक्षा संबंधी जानकारी। विदेश में रह रहे नागरिकों के अनुरोधों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये पहल की जा रही है, ताकि किसी भी स्थिति में उन्हें सुरक्षा और मार्गदर्शन मिल सके। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस सेवा को पेश करने से भारत की विदेश नीति और नागरिक सेवा को और मजबूत बनाया जाएगा। अब विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों को जल्द ही एक निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वे किसी भी कठिनाई में त्वरित सहायता प्राप्त कर सकें। और इससे एक दिन पहले, अभी आपको पता होगा, भदोही में चिराग पासवान ने एक विवश घोषणा की है, जिसमें उन्होंने वहां एक बड़े अस्पताल की स्थापना की मांग दोहराई है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो और आम जनता को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सकें। चिराग पासवान ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग नज़दीकी शहरों तक जाना पड़ता है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उचित स्वास्थ्य सेवाओं का होना समाज के हर वर्ग के लिए आवश्यक है और इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मांग का समर्थन किया है और प्रशासन से इस मांग को गंभीरता से लेने की अपील की है। अब यह देखने वाली बात है कि सरकार इस मांग पर क्या कार्रवाई करती है और भदोही के लोगों को कब तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं। चलिए, अगली खबर आ रही है, देखिए। बिहार पुलिस में SI नियुक्ति प्रक्रिया 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें उम्मीदवारों को सब इंस्पेक्टर के पद के लिए आवेदन करने का अवसर दिया गया है।
इस भर्ती में आयु सीमा, योग्यता और चयन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विवरण जारी किया गया है, जिससे इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर सकें। सरकारी नियमों के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मापदंड और लिखित परीक्षा दोनों में सफलता प्राप्त करनी होगी। पुलिस विभाग ने कहा है कि यह भर्ती राज्य के सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। अब जल्द ही परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी भी वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, जिससे सभी इच्छुक उम्मीदवार उसी के अनुसार तैयारी कर सकें।